गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ ये क्लास B.Ed सेकेंडरी के लिए है और विषय वही है ज्ञान एवं पाठचर्या और विषय है ज्ञान के प्रसारण हेतु संगठनात्मक वातावरण। यूनिट 2 के मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ वीडियो। ये यूनिट 3 का पहला वीडियो है 3.1 और इसमें हम चर्चा करेंगे कि विद्यालय एक संगठन के रूप में यानी स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि विद्यालय का अर्थ है परिभाषाएं कि विद्यालय किसे कहते हैं। तो विद्यालय का अर्थ है परिभाषाएं यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल। तो अगर देखें पाश्चात्य दृष्टि से तो विद्यालय जो शब्द है वो स्कूल शब्द का हिंदी रूपांतर है और स्कूल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के स्कूल SCHOL स्कूल या स्कूल SKHOL दो शब्दों से मिलकर हुई है जिसका की अर्थ होता है अवकाश। ये शब्द है विचित्र लगता है। इसे स्पष्ट करते हुए लीच महोदय लिखते हैं कि एथेंस के युवक जिन स्थानों पर अपने अवकाश के समय को विचार विमर्श वाद विवाद तथा खेलकूद आदि में व्यतीत किया करते थे वे स्थान धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्कूल एक संस्थागत केंद्र है जहां शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो स्कूल को हिंदी स्कूल शब्द है वो इंग्लिश का है उसका हिंदी रूपांतर है स्कूल है और जो अंग्रेजी की भाषा का से लिया गया है और इसकी शब्द की उत्पत्ति है यूनानी भाषा के दो शब्दों से स्कूल से हुई है जिसका अर्थ होता है अवकाश। अवकाश का मतलब यहाँ पर यह है कि जब पहले एथेंस के जो युवक होते थे अपने जो समय उनका व्यतीत करते थे कुछ अवकाश का समय यानी जब खाली समय में होता था तो वो बैठते थे विचार विमर्श करते थे वाद विवाद करते थे खेलकूद में व्यतीत करते थे। वही स्थान थे धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। इस प्रकार ये स्कूल है एक संस्थागत केंद्र है जहाँ की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर हम भारतीय दृष्टि से देखें तो विद्यालय शब्द की उत्पत्ति है दो शब्दों के मेल से ये विद्या प्लस आलय विद्यालय अर्थात जहाँ पर विद्या प्राप्त हो वह स्थान ही विद्यालय कहलाता है। और अगर हम इसको वास्तविक अर्थ की दृष्टि से देखें तो ये कह सकते हैं कि विद्यालय वो स्थान है या उस स्थान साधन या संस्था से को विद्यालय कहते हैं जहां देश और समाज की प्रत्येक नवजात पीढ़ी को उसकी क्षमता और बुद्धि के अनुरूप निश्चित विषय सुप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उस राष्ट्र और समाज के कला कौशल नैतिकता धर्म एवं दर्शन आदि को जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो विद्यालय वो संस्था है जहाँ पर कोई जो भी नई पीढ़ी आती है उस नई पीढ़ी को उसकी बुद्धि और क्षमता के अनुसार अच्छे या जो प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं उनके द्वारा समाज और राष्ट्र के कला कौशल नैतिकता धर्म आदि का उनको जीवन में वो कैसे प्रयोग करें इसका ज्ञान कराया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि ओटावे एक जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने इसकी परिभाषा विद्यालय की दी है कि विद्यालयों की एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो। यानी कि ये एक प्रकार का सामाजिक आविष्कार है इसको आविष्कार के रूप में लेना चाहिए जो समाज के बच्चों को या समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार के शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। J.S. रॉस हैं उन्होंने इस विद्यालय की परिभाषा इस रूप में कहा है कि विद्यालय वो संस्थाएं हैं जिनको सर्व मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। तो यहाँ पर रॉस भी यही कहते हैं कि ये वो संस्था होती हैं जहाँ समाज में अच्छे सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य हैं उनके लिए तैयारी का कार्य विद्यालय कराता है। अब हम देखेंगे कि विद्यालय की आवश्यकता और महत्व नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। विद्यालय की आवश्यकता ये पर हम प्रकाश डालें तो हम कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता है हमें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला है विद्यालय बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थल।
दूसरा है विद्यालय पारिवारिक एवं बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी। तीसरा है विद्यालय सामाजिक विरासत की सुरक्षा एवं हस्तांतरण का प्रमुख साधन। चौथा व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। पांचवा आदर्शों एवं विचारधाराओं का प्रसार। छठा है शिक्षित नागरिकों का निर्माण। सातवां है प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण। आठवां समाज की निरंतरता बनाए रखने में सहायक। नौवां है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। और 10वां है विशाल सांस्कृतिक विरासत में सहायक। ये जो विद्यालयों की आवश्यकता समाज में होती है, ये मुख्य इस रूप से इसीलिए होती है कि वहाँ पर शिक्षित नागरिकों का निर्माण हो सके और जो भी विद्यालय हैं वो ऐसी जो प्रतिभाएं हैं, जो बहुओं की प्रतिभाएं हैं, उनको बाहर ला सकें और परिवार है, विद्यालय है, वो समाज से जुड़ सके। इस तरह की जो चीज़ें हैं, सांस्कृतिक विकास बच्चों की हो सके, बच्चों आवश्यकताओं की समाज की पूर्ति हो सकती है। इसी कारण विद्यालय हैं, उनकी आवश्यकता समाज में महसूस की जाती है। इन तथ्यों के से विद्यालय के महत्व अवस्थाओं को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति के लिए विद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। इसीलिए किसी भी सामाजिक ढांचे में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। टीपी नन है, मनोवैज्ञानिक भी हैं, शिक्षा शास्त्री भी हैं, उन्होंने भी ये कहा लिखा है कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकालीन सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसे भविष्य की जिम्मेदारी देना। इस प्रकार देखा जाए तो विद्यालय की आवश्यकता हमारे जीवन में पड़ती रहती है। अब हम देखेंगे विद्यालय के प्रकार, यानी कितने प्रकार के विद्यालय होते हैं, टाइप ऑफ स्कूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजकीय विद्यालय यानी गवर्नमेंट स्कूल। विद्यालय कई प्रकार के होते हैं, इसमें हम पहले देखेंगे कि राजकीय विद्यालय यानी कि गवर्नमेंट स्कूल। तो ये विद्यालय होते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। ठीक है, तो इनका जो ये विद्यालय जो होते हैं, सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये होती है, ये सरकार के द्वारा दिए गए वित्त से ही पोषित किए जाते हैं और साथ साथ में ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों के द्वारा चलाए जाते हैं। भारत में जो प्रमुख राजकीय विद्यालय हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, राज्य सरकार विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, नवल स्कूल, ये सारे जो विद्यालय हैं वो राजकीय विद्यालय कहलाते हैं। दूसरे तरह के विद्यालय होते हैं वो स्थानीय निकाय विद्यालय बोले जाते हैं, इनको लोकल बॉडी स्कूल भी कहते हैं। इन विद्यालयों का संचालन है वो नगर पालिका जो समितियां हैं या जो निगम है या जिला परिषद है या पंचायत समितियां हैं या छावनी बोर्ड आदि के द्वारा इनका किया जाता है। ये विद्यालय किसी भी क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। तीसरे जो प्रकार के विद्यालय होते हैं वो सहायता प्राप्त निजी विद्यालय होते हैं, ग्रांट एडेड प्राइवेट स्कूल। इन विद्यालयों का जो प्रबंध तंत्र है वो निजी रूप से किया जाता है प्रबंधन, और साथ साथ में इनका जो नियमित रखरखाव के लिए सरकार या स्थानीय निकाय या अन्य जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जो है वो अनुदान सरकार को विद्यालयों को प्राप्त होता है। इसमें सार्वजनिक विद्यालयों के नियमों का भी अनुपालन किया जाता है। जो सहायता प्राप्त निजी विद्यालय होते हैं इनका जो प्रबंध तंत्र होता है वो तो निजी होता है, यानी निजी रूप से है, निजी प्रबंध तंत्र के माध्यम से चलाई जाती हैं, लेकिन इनका नियमित रूप से रखरखाव है, उसको करने के लिए शिक्षकों को वेतन देने के लिए सरकार है उन्हें अनुदान देती है, स्थानीय निकाय अनुदान देता है या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण है उसके द्वारा इन्हें अनुदान प्राप्त होता है। इससे अपने विद्यालयों का ये संचालन करते हैं। इनमें सार्वजनिक जो विद्यालय के हैं उन्हीं की ही रूल्स रेगुलेशन का पालन भी किया जाता है। चौथे प्रकार के जो विद्यालय होते हैं निजी और बिना सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, यानी प्राइवेट अनएडेड स्कूल। ये इन विद्यालयों का जो प्रबंधन है किसी भी एक व्यक्ति या निजी संगठन द्वारा प्रबंधित होता है। इन्हें सरकार, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। ये स्वयं ही अपने ही सोर्सेस से है विद्यालय चलाते हैं। कोई एक व्यक्ति इनका जो है प्रबंधक हो सकता है या फिर एक संस्था हो सकती है, लेकिन ये इनके द्वारा खुद ही प्रबंधित होता है। ये सारे खर्चे हैं वो स्वयं ही वहन करते हैं। इन्हें कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
पांचवें प्रकार के जो विद्यालय होते हैं विशिष्ट अवस्था वाले विद्यालय, यानी स्कूल फॉर स्पेशल नीड। इस प्रकार के जो विद्यालय होते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जो कि शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या इन पे जो गैर औपचारिक शिक्षा दी जाती है, या फिर इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसके लिए होते हैं। छात्रों की अवस्था अनुसार ही विद्यालय का निर्माण किया जाता है, जैसे उनकी आवश्यकता होती है उसी के आधार पर इन विद्यालयों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, यानी नेशनल ओपन स्कूल। इन विद्यालयों के निर्माण का उद्देश्य ऐसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है जिन्होंने अपनी पढ़ाई किसी कारण से बीच में छोड़ दी है। इनकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में 1989 में हुई थी। जो नेशनल ओपन स्कूल हैं, जिनको हम NOS के नाम से भी जानते हैं, ये उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई है किसी भी तरह से बीच में छोड़ दी है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई को पूरा कराने के लिए ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। उसी के अंतर्गत में ये स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं विद्यालय। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, यानी इंटरनेशनल स्कूल। इन विद्यालयों का जो उद्देश्य होता है छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य दूसरे देश के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की भाषा सिखाना और विदेशों में उन्हें रोजगार की योग बनाना होता है। इनका जो इन विद्यालयों का स्तर है थोड़ा ऊंचा होता है, ताकि जो विदेशी छात्र हैं उनको भाषा सिखा जाए और अपने छात्रों को भी विदेशों में रोजगार की योग बनाया जा सके। अब आता है विद्यालय के कार्य, फंक्शन ऑफ स्कूल। तो अगर हम फंक्शन देखें विद्यालय के, तो हमें मुख्य रूप से 8 फंक्शन हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो पहला है शारीरिक विकास, है ना। दूसरा आता है बौद्धिक विकास। तीसरा है चारित्रिक एवं नैतिक विकास। चौथा है सांस्कृतिक विकास। पांचवा है राष्ट्रीय कार्य। छठा है औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। सातवां सामाजिक प्रगति। आठवां नागरिकता के गुणों का विकास, है ना। अब हम एक एक करके विद्यालय के कार्य देखेंगे। पहला कार्य क्या है? शारीरिक विकास। विद्यालयों में बालक के शारीरिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उनसे कराई जाती हैं। और ये गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे खेलकूद कराना, योगाभ्यास कराना, PT कराना, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कराना। इनका सबका एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी प्रकार से हो सके। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो विद्यालय का एक ही मुख्य कार्य माना जाता है। दूसरा आता है बौद्धिक विकास। इसमें जो विद्यालय में छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए भी उनकी मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस जो ऐसे बच्चे हैं जिससे मेंटल डेवलपमेंट सही प्रकार से हो सके, सबका बच्चे हैं इंटेलिजेंस लेवल उनका ऊंचा हो सके, इसके लिए उनकी मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। और साथ में मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो स्मृति है, कल्पना है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास विभिन्न विषयों के माध्यम से उनका कराया जाता है, जिससे उनका बौद्धिक लेवल है वो अच्छा हो सके और उनका मेंटल डेवलपमेंट भी सही प्रकार से हो सके। तीसरा आता है चारित्रिक एवं नैतिक विकास। चारित्रिक एवं नैतिक विकास तीसरा जो बच्चों का जो विद्यालय का कार्य है यह है कि बच्चों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना। बालक अपने परिवार से ही चारित्रिक एवं नैतिक गुण सीखता है, जिनको विकसित करने का कार्य विद्यालय करता है। ईमानदारी, सत्यता, सहयोग, प्रेम, सहिष्णुता, सहअस्तित्व के गुणों का विकास विद्यालय में होता है। तो विद्यालय बच्चे के चरित्र का निर्माण भी करता है। बच्चे जो भी अपने परिवार से गुण सीखते हैं उनका डेवलपमेंट है विद्यालय में किया जाता है। वहाँ उन्हें ईमानदारी, सत्यता, सहयोग करना, प्रेम, सहिष्णुता आदि विभिन्न गुण हैं सिखाए जाते हैं, जिससे कि उनके चरित्र का विकास हो सके और नैतिकता का विकास हो सके। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक विकास। विद्यालय में समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों, धर्मों के लोग रहते हैं। विद्यालय इन सबको मिलाकर एक विशिष्ट संस्कृति को विकसित करता है, जो सभी को ग्राह्य होती है और जिसकी अमिट छाप बालक के व्यक्तित्व पर पड़ती है। तो विद्यालय ये भी काम करता है कि यानी कल्चरल डेवलपमेंट भी बच्चों का करता है। समाज के बहुत से वर्गों से बच्चे आते हैं विद्यालय में, उन सबको मिलाकर एक विशिष्ट संस्कृति भी विकसित करता है, जो कि सभी जिसको है अपना सके और इस प्रकार से एक विशेष जो छाप है बच्चे की व्यक्तित्व पर इनकी पड़ सके। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कार्य। विद्यालय का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय नीतियां, कार्यक्रम योजनाओं को क्रियान्वयन करने में
सहायता प्रदान करना भी है। राष्ट्र अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए बहुत सी राष्ट्रीय नीतियां बनाता है। विद्यालय का ये भी कार्य है कि इन नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायता दे। नेक्स्ट आता है औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय का एक आवश्यक कार्य बालकों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके जीविकोपार्जन के योग्य बनाना भी होता है, जिससे कि वो समाज में सर्वाइव कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और कहीं ना कहीं अपनी जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी जीविका को चला सकें। नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रगति। विद्यालय सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी जन्म तैयार करता है और सामाजिक सुधार के लिए भी शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। समाज में बहुत सी बुराइयां होती हैं, इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध विद्यालय ही खड़े होते हैं और वो एक प्रकार का जन्म तैयार करने का कार्य भी करते हैं, जिससे कि सामाजिक सुधार हो सके। नेक्स्ट है नागरिकता के गुणों का विकास। विद्यालय बालक को समाज और राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में भी शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि उनमें नागरिकता के गुणों का विकास हो सके। अब आता है विद्यालय संगठन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय संगठन के जितने जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो इस प्रकार है। पहला है बाल केंद्रित सिद्धांत, यानी चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। इसीलिए जो ये संगठन है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। ये संगठन इस प्रकार का हो जिसके द्वारा बालकों की जितनी भी योग्यताएं हैं और जितनी भी शक्तियां हैं, साथ साथ में उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको भी स्वस्थ दिशा में विकसित किया जा सके। बालक के विकास की जो गति है, व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखते हुए विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल केंद्रित सिद्धांत है वो बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करता है, यानी चाइल्ड को ध्यान में रखकर, उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर कार्य करता है और उसकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करता है। दूसरा आता है समाज केंद्रित सिद्धांत, यानी सोसाइटी सेंटर्ड प्रिंसिपल। विद्यालय का संगठन है बाल केंद्रित होने के साथ साथ समाज केंद्रित भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य बालक को समाज का सक्रिय, सहयोगी, उपयोगी और कुशल सदस्य बनाना भी है। अतः विद्यालय संगठन बालक का विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भी समाज के आदर्शों, आकांक्षाओं, अवस्थाओं, मूल्यों एवं संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। तो ये दूसरा इसका जो सिद्धांत है वो समाज केंद्रित भी माना जाता है, क्योंकि समाज केंद्रित से मतलब ये है कि केवल यही नहीं है कि विद्यालय है वो बाल केंद्रित हो, साथ साथ में समाज को केंद्रित हो कि इस बच्चे को हमें समाज का सक्रिय सदस्य बनाना है, उपयोगी सदस्य बनाना है और कुशल सदस्य बनाना है। इसलिए समाज की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भी, समाज की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखकर है वो विद्यालय को आगे चलाया जाना चाहिए। तीसरा आता है लोकतांत्रिक सिद्धांत, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। लोकतंत्र की सफलता हमारे विद्यालयों पर ही निर्भर करती है। विद्यालय ही लोकतंत्र के स्तंभों यानी भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। बालकों में आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास विद्यालय की व्यवस्था, क्रियाकलाप और परंपराओं के माध्यम से किया जाता है। लोकतंत्र है हमारा, तो कहते हैं कि जो विद्यालय उनके माध्यम से ही आगे बढ़ता है और विद्यालयों पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है निर्भर करती है। विद्यालय ही लोकतंत्र के स्तंभों यानी कि जो भावी नागरिक हैं उनका निर्माण करने में सहायता करता है। इसलिए विद्यालय की जो व्यवस्था है वो क्रियाकलाप है, परंपराओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। विद्यालय संगठन द्वारा मानवीय एवं भौतिक तत्वों में अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे इनका सर्वोत्तम उपयोग करके शक्ति, समय एवं धन का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, उन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, समय शक्ति का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके। इसे जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने का काम भी विद्यालय का करना चाहिए। नेक्स्ट आता है लोच का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। समाज जो है परिवर्तनशील होता है, तो विद्यालय का लक्ष्य बालक और समाज का उचित दिशा में विकास करना है। तो विद्यालय संगठन को बदलती हुई परिस्थिति के साथ में परिवर्तित होना पड़ेगा। इसलिए विद्यालय संगठन में लोच एवं परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लोच का सिद्धांत भी विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि समाज की स्थितियां बदलती हैं, उसके साथ साथ विद्यालय को भी बदलना पड़ता है और ये लोच के सिद्धांत के कारण ही विद्यालय आगे बढ़ सकता है। इसलिए इसका सिद्धांत को भी होना चाहिए। धन्यवाद।